बोलना है तो अनम्यूट कर लिया करो। अच्छा भाई चलो फिर आगे चलें। ये थ्योरी थी यार सारी, मुझे इतना तो याद है, और प्योर प्योर थ्योरी थी। तो ये है। हेलो हेलो। यस सर। होल्ड करो, मुझे अपना इंटरनेट रिस्टार्ट करना दो, वरना आज लगता है ये मसला ही रहेगा। ओके सर। 2 मिनट, इधर ही जाना, 2 मिनट में आया। अच्छा भाई दोबारा ट्राई करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो मैं कह ये रहा था कि मतलब इंजीनियर्स जो हैं वो चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तुम्हारे केमिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कोई मशीन बना रहा होता है, कोई सड़कें बना रहा होता है, कोई बिल्डिंग्स बना रहा होता है। तो इंजीनियरिंग का जो बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो चीज़ें बनाने से ताल्लुक रखता है, ठीक है। और उसकी कुछ एक खास तरीके हैं कि किस तरीके से वो करते हैं। इसमें बेसिकली प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, उसको यूज करके वो चीजें बिल्ड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब ये है कि अगर किसी ने पुली बना ली है, फिर किसी ने एक व्हील बना लिया है, तो अब जो अगला इंजीनियर है वो पुली और व्हील दोबारा नहीं बनाएगा। वो सिंपली पुरानी कंपोनेंट्स को यूज कर लेगा और फिर आगे चीज डेवलप कर लेगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस तरह नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली ये है कि आप हर कंपोनेंट, हर चीज अलहदा, हर दफा अलहदा ही बनाते हो। लेकिन ये चेंज हो रहा है अब थोड़ा थोड़ा। अ, लेकिन बहरहाल ये मतलब पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही इंजीनियरिंग नहीं है।
क्योंकि पाकिस्तान में एक इदारा है कॉल्ड पैक, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, वो इंजीनियर्स को एफिलिएशन देती है। यानी जब एक इंजीनियर अपनी डिग्री करके फारिग होता है तो वो उनके साथ एसोसिएट हो जाता है, उनका सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को नहीं देते हैं, वो मतलब क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली इंजीनियरिंग है ही नहीं, बस नाम है इंजीनियरिंग का। बेसिक वजह इसकी ना एक दो है। वो एक तो वजह ये है कि इंजीनियरिंग चलती है, ये लिखा हुआ है यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, इंजीनियरिंग चलती है इसके ऊपर, प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स के ऊपर, कि बने बनाए कुछ पुर्जे होते हैं जिनको जोड़ जोड़ के आप बड़ी चीजें, बड़ी मशीन या कोई और चीज बनाते हो, ठीक है। तो ये चीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं है, एटलीस्ट अभी तक नहीं है, ठीक है, कि आपके पास बने बनाए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हों जिनको आप जोड़ो और आप अपना एक कस्टम सॉफ्टवेयर बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तो एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह जो कही जाती है वो ये है कि इसमें मैट्रिक्स एग्जैक्ट मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स इज एनीथिंग विच यू कैन यूज टू मेजर। जैसे एक स्टूडेंट के मैट्रिक्स मेजर करने हो तो उसके मार्क्स वगैरह देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो 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 पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स स्टैंडर्ड होने चाहिए पूरी दुनिया में। यानी अगर एक सड़क बन रही है तो उस सड़क के एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होने चाहिए कि भाई हम उसका क्या नापेंगे, हम उसकी पता नहीं विड्थ नापेंगे, उसका मटेरियल को किसी तरीके से नापेंगे। तो वो मैट्रिक्स इंजीनियरिंग में एग्जिस्ट करते हैं कि एक बिल्डिंग की क्वालिटी जब नापनी हो तो इंजीनियर्स को पता होता है कि कैसे नापनी है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये मैट्रिक्स कंफ्यूज्ड है इस वक्त, ठीक है। एक तो ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बड़ा नया है, 25-30 साल हुए हैं इसको टेक ऑफ किए हुए। तो ये चीज़ें सारी अभी डेवलप हो रही हैं। तो ये दो वजूहत मेनली कही जाती हैं कि एक तो प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स नहीं है, ये भी अब डेवलप हो रहे हैं, और दूसरा कहा जाता है कि मैट्रिक्स नहीं है, ये भी अब डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो अ, ये बेसिक बात है। बेसिक बात ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट रियली कंसिडर्ड इंजीनियरिंग, और ये थोड़ी सी आपको समझ होनी चाहिए कि क्यों ऐसा है। इसके बाद पढ़ लेना इजी है। वो कह रहा है कि दो किस्म के लोग बेसिकली इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, एक को थ्योरेटिशियंस कहते हो और एक को प्रैक्टिशनर्स कहते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में बेसिकली वो कह रहा है कि दो किस्म के लोग काम कर रहे हैं। एक प्रैक्टिशनर्स हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, टेक्निक्स बना रहे हैं कि अगले लोगों के लिए आसानी होए, और एक थ्योरेटिशियंस हैं जो कंप्यूटर साइंस की थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों पे काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो बहुत ही एक नया सा सब्जेक्ट है ना, मतलब 25-30 साल एक डिसिप्लिन को हुए हुए आए हुए, तो वो तो बहुत ही नया है ना। तो ये चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं। अ, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर साइंस जो है वो डेवलप कर रही है कि वो इंजीनियरिंग के करीब जाए, ठीक है। क्या बताएं इसमें बंदा, बस ये आप रीडिंग करोगे कि केस टूल्स क्या होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है। तो मुबारक हो आपको, आप इंजीनियर्स नहीं हो, ये ना कहना है कि इंजीनियर्स हो कल को। एक्चुअली कोई भी दुनिया में नहीं मानता। अमेरिका में एक बॉडी है इंजीनियर्स की, जिसे आप इधर पैक है ना, उधर भी एक है, वो भी नहीं मानते हैं। और वो सही है कि नहीं, वाकई वाकई सही है कि नहीं मानते ना। अच्छा, ये अब एक्चुअली कहानी है क्या, ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी, डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के ऊपर कहानी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या है कि वो जब पैदा होता है तो उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में से गुजरता है मरने तक। एक सॉफ्टवेयर जब नया बनता है तो वो अपनी लाइफ में से गुजरता है उस वक्त तक जब तक उसको रिटायर नहीं कर देते, या वो ख़त्म नहीं हो जाता, या वो इतना पुराना नहीं हो जाता कि उसको आप यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अ, ये तो खैर बहुत ही मोटी सी बात है कि डेवलप किया जाता है, ये आपने करना है, कोड लिख के आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है। अच्छा, फिर वो मार्केट में जाता है या कस्टमर के पास जाता है, यूज़ होता है कई साल तक। अब ये साइकिल चलता रहता है यूज़ और मेंटेनेंस का। यूज़ यूज़ मीन सिंपल ना कि तुम वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। मेंटेनेंस का मतलब क्या है? मेंटेनेंस का मतलब ये है कि जब एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर मसले निकलते हैं, बग्स निकलते हैं।
वो फिर बग्स डेवलपर आहिस्ता आहिस्ता ठीक करता है। अ, आपकी विंडोज़ जब अपडेट होती है तो वो ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने उस विंडोज़ के सॉफ्टवेयर में कोई बग्स ढूंढे होते हैं और वो उनको अपडेट करता है, वो उनको फिक्स करता है। तो वो आपको फिक्स भेजता है, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो। तो नोट करना हर सॉफ्टवेयर ही ये करती है। तो दैट इज़ द मेंटेनेंस पार्ट, कि जब एक सॉफ्टवेयर मार्केट में जाके यूज़ होती है तो कस्टमर्स यूज़र्स वापस रिपोर्ट करते हैं कि भाई इसमें ये मसले हैं, और फिर डेवलपर्स उनको ठीक करता है। दिस इज़ जस्ट वेरी वेरी सिंपल। ये हमने पढ़ना है बड़ी डिटेल में अभी, लेकिन बहरहाल ये बहुत सिंपल लेवल पे ये है। यार ये सीधा तो यहाँ ना आ जाए। हाँ, पहले इसको देखो। आ, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बेसिकली एसडीएलसी कहते हैं। ठीक है, लिखा मैं देख रहा था कि कहीं लिखा हुआ है उसने या नहीं, तो उसने नहीं लिखा हुआ। तो एसडीएलसी ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। मैं इस्तेमाल की बात नहीं अब कर रहा बिल्कुल भी, ये अब सॉफ्टवेयर हाउस की बातें हो रही हैं कि वो बनता कैसे है। तुम्हें कोई कस्टमर आके कहे कि भाई मेरे लिए फलाना सॉफ्टवेयर बना दो, तो तुम सीधा कंप्यूटर खोल के कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खोल के उस पर कोड नहीं लिखना शुरू कर देते। तो हर सॉफ्टवेयर हाउस एक खास तरीका फॉलो करता है कि किस तरीके से ये काम मतलब किन किन स्टेप्स में से गुजर के ये काम करना है। ठीक है, उसमें मोटे मोटे स्टेप्स ये हैं: रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग। ठीक है, ऐसी इससे ज़्यादा है, इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है ये करेगा कि आपको स्टार्ट में थोड़ा सा दिखा के फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चलेगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है नीचे, इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। अगर आपने गूगल भी करना हो ना तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल करो, बेतहाशा मटेरियल आपको मिलता है। बल्कि ज़रा करके देखें कि हमें तस्वीर एक पूरी मिल जाए। हाँ, मतलब ये बेटर केस में कुछ 6-7 हो गए हैं। तो मतलब बेसिक कहानी यही है कि आप पहले रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, फिर प्लानिंग, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉय। अब यही डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, वो डिफरेंट नहीं है, लेकिन बस ज़रा उसको सिंपल कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ज़रा ये थोड़ी सी मोटी मोटी बात बताओ कि ये होता क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है। बिल्कुल जनरल नॉलेज है। बात क्या हो रही है कि कस्टमर आया है आपके दफ्तर में और वो कह रहा है कि मुझे फलानी सॉफ्टवेयर बना दो। रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये होता है कि आप उसके पास, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में बेसिक मोटिवेशन ये होती है कि कस्टमर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, उसको कंप्यूटर साइंस नहीं आती। ठीक है, वो नाइव यूजर उसको कहते हैं कि उसको उसको कंप्यूटर साइंस नहीं आती, उसको बस ये पता है कि उसको क्या चाहिए। तो वो आपको बस ये बता देता है कि भाई आप ऐसी सॉफ्टवेयर बना दें जो ये काम कर दे। फॉर एग्जाम्पल उसका साल के एंड पे उसका टैक्स कैलकुलेट करके एफबीआर में उसकी स्टेटमेंट जमा करा दे, और ऑटोमेटिकली कस्टमर ये भी कह सकता है कि सुबह चाय बना के दे दे मुझे सॉफ्टवेयर आपकी। प्रॉब्लम ये है कि उसको नहीं पता। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज ये है कि कस्टमर को ये नहीं पता कि टेक्निकली क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। उससे आप उसकी रिक्वायरमेंट्स लेते हो कि एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लो ना, वो कहता है कि जी साल के एंड पे आप मेरा टैक्स कैलकुलेट करके एफबीआर में मेरी रिटर्न जमा करा दे और सुबह के टाइम मुझे चाय बना के दे दिया करें। तो ये कस्टमर से आपने रिक्वायरमेंट्स ले ली। अब आप इसके अगेंस्ट अपनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बनाते हो, विच मीन्स कि आप ये बताते हो कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप उसको उसकी कॉस्ट बताओगे, टाइम बताओगे। ये सब कुछ रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग फिजिबिलिटी इस स्टेज पे आता है। लाहौर में कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि ज़्यादातर होता ये है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद एक स्टाम्प पेपर साइन होता है
जिस पे सॉफ्टवेयर हाउस और कस्टमर दोनों साइन करते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ना, कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो बाद में लड़ाई होती है, बाद में प्रॉब्लम होती है कि मैंने ये भी कहा था, मैंने ये भी कहा था। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज सिंपली ये है कि आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हो और उससे डेटा इकट्ठा करते हो कि उसने क्या करना है, और फिर आप अपनी फिजिबिलिटी बना के देते हो। इसके अंदर वैसे तो ये होता है, ये बहुत सीनियर लेवल पे होता है। वैसे तो ये होता है कि मतलब सॉफ्टवेयर हाउस का जो सीईओ है उस लेवल पे ये काम होता है, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑल स्टेक होल्डर्स से मुराद है कि जो जो पार्टी उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है वो सारी यूज होए। फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट, आपको एक अकाउंटेंट से जाके ये समझना पड़ेगा कि भाई वो फिलहाल हाथ से काम कैसे करता है। भाई उसने साल के एंड पे टैक्स कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल करवानी है ना, तो इस वक्त ये काम एक अकाउंटेंट हाथ से कर रहा है, तो आपको ये उससे समझना पड़ेगा कि वो ये काम कैसे कर रहा है ताकि आपको रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली समझ आए। तो स्टेक होल्डर से यहाँ मुराद ये है कि जो जो बिजनेस के अंदर ऐसे यूजर्स हैं जिनसे आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो आपको कलेक्ट करनी है। लेकिन एक बड़ी पिक्चर दिमाग में रखना है, एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स बनानी है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जिनको कहते हो, कि फलाना फलाना काम हम कर सकते हैं, इतने टाइम में कर सकते हैं और इतने पैसों में कर सकते हैं। ये आपकी फिजिबिलिटी एंड पे बन के वो होती है, साइन होती है। पता नहीं ये बात यहाँ पे क्यों लिखी हुई है, बहरहाल ये जितनी बातें हम कर रहे हैं, ये वाली स्पेशली, ये सब ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर वो है जो बनी बनाई मार्केट में आपको मिल जाती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जैसे विंडोज है, जैसे एक्सेल है। ये बनी बनाई सॉफ्टवेयर हैं जो आप जाके खरीद के इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। हम ये उसकी बातें नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कस्टम सॉफ्टवेयर की, विच मीन्स कि हमारे पास एक फैक्ट्री का मालिक आया है और वो कहता है कि भाई मेरी फैक्ट्री के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाए। इसके ऊपर चलते हैं ना सॉफ्टवेयर हाउसेस। तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के जो एक मतलब एक तरीका है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स ले ली, उसके बाद अपनी फिजिबिलिटी बना ली, कस्टमर से साइन करवा ली, और हम दोनों पार्टियों ने एग्री कर लिया कि भाई हम आ, ये चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर करेगी, ठीक हो गया जी। अब डिज़ाइन फेज स्टार्ट होता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग तक तो बस समझ लो कि आपका क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, सॉफ्टवेयर हाउस के बहुत ही सीनियर लोग बस इन्वॉल्व हैं, सीईओ इन्वॉल्व है, चीफ आर्किटेक्ट इन्वॉल्व है, प्रॉब्ली, बस दैट्स इट। नीचे तक बात नहीं पहुंचती। डिजाइन फेज में बेसिकली आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है, जो 10 एक साल लगते हैं बनने में बंदे को मार्केट में। मतलब ये नहीं हो सकता कि BSc करके को बंदा आर्किटेक्ट हायर हो जाए, इस तरह नहीं होता। मतलब आर्किटेक्ट वो है जिसने इंडस्ट्री में 8-10 साल लगाए हुए हैं, जिसको सारे पैराडाइम्स का पता है। खैर, डिजाइन फेज में क्या होता है? डिजाइन फेज में एक तो ये है कि बहुत सारे डायग्राम्स बनते हैं। अब डायग्राम्स थोड़ा सा मतलब फायदा है, नहीं कोई फायदा नहीं मेरा ख्याल है। जब आपको इस चीज का वो है ही नहीं तो फिर फायदा क्या? मैं कह रहा था मैं डायग्राम्स दिखाऊं आपको, लेकिन फायदा कोई नहीं उसका। वो जब तक बंदा पढ़े ना, उनको वो नहीं होता। तो डिजाइन फेज को आप ऐसे समझो कि जब आप एक घर बनवाने जाते हो, घर बनाने जाते हो, तो आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते हो जो नक्शा बनाता है, वो डिजाइन है। अब वो जरा घर का और सॉफ्टवेयर का फर्क है बहुत ज्यादा, क्योंकि घर का नक्शा जो बनता है उसको ठेकेदार एग्जैक्टली उसी तरह से देख के घर बना देता है कि किस जगह पे दीवार रखनी है, कितनी मोटी रखनी है, क्या करना है, वो एग्जैक्टली वैसे ही घर बना देता है। सॉफ्टवेयर में जो डिजाइन बनता है वो बेसिकली डायग्राम्स होते हैं, जिनको देख के जो डेवलपर है वो ये समझता है कि भाई डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है और मैंने डेटा के साथ करना क्या है। मतलब उन डायग्राम्स को देख के वो कोड लिखता है। तो सिचुएशन ये है कि ग्राउंड पे
रियल वर्ल्ड में एक ख़ास सिचुएशन है, एक फैक्ट्री चल रही है, वो कैसे काम करती है, वो सामान खरीदती है, रसीद काटती है, ये सारा सिस्टम चल रहा है। डिज़ाइन फेज़ में आप उनके सारे एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक डायग्राम की शक्ल, एक डायग्राम नहीं 10 डायग्राम्स हैं, 10 डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं जिनके ज़रिए से आप उसको समझने की कोशिश करते हो और कागज़ पे उतारते हो। ये बहुत सीनियर बंदे का काम होता है, आर्किटेक्ट लेवल के बंदे का काम होता है जो डिज़ाइन करता है। डिज़ाइन करने के बाद बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसके दरमियान में एक फेज़ डाल दो तो अच्छा है। वैसे इसके दरमियान में एक डाल दो, वो डेवलपमेंट का फेज़ है, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान में। डेवलपमेंट वो है जो आपने करनी है, ठीक है, जो डेवलपर ने करनी है। तो आप BScs करके जाके इस स्टेज पे बैठते हो, डेवलपर की स्टेज पे बैठते हो। डेवलपर का काम क्या होता है कि उसको एक ख़ास टास्क दे दिया जाता है कि भाई ये वाला फलाना काम करना है, और इस तरह 100-200 डेवलपर्स मिल के अपने अपने काम कर रहे होते हैं, और एंड पे जब वो सारा कुछ वो मतलब फाइनल करते हैं तो वो जुड़ के आपकी सारी सॉफ्टवेयर बनती है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन जो भी आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन बनाया था। तो डेवलपर इसको बनाता है सॉफ्टवेयर को, और फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है। इम्प्लीमेंट मीन्स कि उस फैक्ट्री के अंदर जाके आप अपनी सॉफ्टवेयर को फाइनली इंस्टॉल कर देते हो, अपने सिस्टम को, अपनी सॉफ्टवेयर को जो भी आपने बनाया है वो इंस्टॉल करते हो, और कस्टमर को कहते हो कि यूज़ करना शुरू करो। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन फेज पे कहते तो हैं कि प्रोग्रामर का काम नहीं होता, लेकिन बहरहाल होता है। ठीक है, प्रोग्रामर उस रात नहीं सोता जब इम्प्लीमेंटेशन होती है, जब कोई मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट आती है। तो एक्चुअली ये काम सिस्टम एनालिस्ट का होता है। सॉफ्टवेयर एनालिस्ट लिखा हुआ है, जब सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं तो खैर सॉफ्टवेयर एनालिस्ट मतलब एक्चुअली ये काम सिस्टम एनालिस्ट का होता है, जो ये इंस्टॉल करता है और फिर उसमें जो कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसको देखता है। लेकिन 99% होता यही है कि इशू एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे प्रोग्रामर ने सॉल्व करना होता है, तो वो उस इम्प्लीमेंटेशन फेज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इम्प्लीमेंटेशन है क्या कि आपने फाइनली सॉफ्टवेयर बना लिया और जाके कस्टमर को कहा है कि ये ले इंस्टॉल कर और इस्तेमाल करना शुरू, ये इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। और टेस्टिंग फेज पहले आना चाहिए था, ये बाद में क्यों आ रहा है, पता नहीं बाद में क्यों आ रहा है। तो टेस्टिंग पहले आनी चाहिए थी यार, ये चलो इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी कर लो। टेस्टिंग सिंपली मींस कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है और जिसको इम्प्लीमेंट किया है उसको आपने साइड बाय साइड चलाना है कागज पेंसिल वाले सिस्टम के साथ। भाई सॉफ्टवेयर से पहले भी तो फैक्ट्री चल रही थी, उधर पहले भी तो काम हो रहा था, तो अब इस सॉफ्टवेयर के साथ आपने वो काम भी होने देना है और सॉफ्टवेयर को भी चलने देना है, और रिजल्ट्स को कंपेयर करना होता है। तकरीबन 1 महीने तक ये काम करते हैं यूजुअली, कि कागज पेंसिल वाले रिजल्ट्स और सॉफ्टवेयर वाले रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। जब एक दफ़ा कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हाँ रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, फिर आप कागज पेंसिल वाले सिस्टम को रिटायर कर देते हो। ठीक है ना। वंस अगेन ये बहुत ही सादा डायग्राम उसने दिखाया है, इसमें कम से कम 7-8 फेजेस तो हैं ही हैं जो होते ही होते हैं। ठीक है, उसने थोड़ा मिक्स करके चीज़ों को दिखाया है। अपने दिमाग में एक कहानी बना लो, उससे ये फेजेस याद रख लो। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, कस्टमर ने कहा कि ये कर दो, फिर आपने उसको टेक्निकल डॉक्यूमेंट दिया कि भाई ये सारा कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज़ें हम कर सकते हैं, 6 महीने में करेंगे, 1.5 लाख रुपए लेंगे, वट एवर, आपने कॉस्ट दे दी, टाइम दे दिया, सारा कुछ कर दिया। डिज़ाइन फेज में आपके आर्किटेक्ट्स बैठते हैं और यूज़र के सिस्टम को कागज़ पे उतारते हैं, कि कंप्यूटर साइंस की दुनिया में उसके सिस्टम को जब उतारेंगे कागज़ पे, कि मतलब समझेंगे कि कैसे वो चल रहा है, वो डिज़ाइन फेज। उसके बाद डेवलपर सॉफ्टवेयर लिखेगा, आपके डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कि आपने फाइनली प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया और उधर जाके इंस्टॉल कर दिया। और टेस्टिंग इवेंचुअली मीन्स कि आपने दोनों सिस्टम को साइड बाय साइड चलाया और दोनों के रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर कर दिया। ये कहलाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप बहुत ज़्यादा अभी आगे जाके भी इसको पढ़ोगे। अच्छा जी, अब ये जो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाने का मॉडल
डिस्कस किया है, इसको मेथोडोलॉजी कहो इसको, हाँ बल्कि ये जो एक मेथोडोलॉजी हमने डिस्कस की है कि पहले एक फेज हुआ, फिर दूसरा फेज हुआ, फिर तीसरा फेज हुआ, फिर चौथा फेज हुआ। इस मेथड को, सॉफ्टवेयर बनाने के इस मेथड को वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये कहीं अब इस्तेमाल होता है, लेकिन बस ये किताबों में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है कि सबसे जो आसान तरीन मॉडल है समझाना वो वाटरफॉल मॉडल है। तो वाटरफॉल मॉडल को वाटरफॉल इसलिए कहते हैं कि पहले एक फेज खत्म होता है, जब वो रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, जैसे रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स का फेज पहले मुकम्मल खत्म होएगा, जब वो खत्म हो जाएगा तो आप अगले फेज पे आ जाओगे, एक वाटरफॉल की तरह के आप नीचे की तरफ गिरते जाओगे, ठीक है। और इसमें शर्तें ये होती हैं कि एक फेज एक दफा पहले पूरा खत्म होता है और फिर आप अगले फेज की तरफ जाते हो, ये वाटरफॉल मॉडल होता है, ठीक है। अगेन ये सब कुछ आप गूगल कर सकते हो बड़े आराम से, तो वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। ये आपको अच्छी सी तस्वीर मिल जाएगी कि वाटरफॉल मॉडल क्या है, रिक्वायरमेंट्स करो, डिजाइन करो, इम्प्लीमेंटेशन करो, फिर मतलब ये वाटरफॉल मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, विच मीन्स कि जब एक फेज खत्म होता है तब आप अगले फेज पे जाते हो, जब ये खत्म होता है तब आप अगले फेज पे जाते हो। और इसमें दो तीन बातें खास हैं कि एक तो पिछले फेज पे दोबारा जा नहीं सकता है, विच मीन्स कि जब डिज़ाइन फाइनल हो चुका है तो अब आप इम्प्लीमेंटेशन पे आ चुके हो, तो अब आप वापस डिज़ाइन पे नहीं जा सकते, अब आप वापस जाके उसको ठीक नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये वाटरफॉल मॉडल होता है। मेरा नहीं ख्याल आजकल वाटरफॉल मॉडल कहीं भी, अनलेस को बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर हाउस हो वो शायद यूज कर रहा है, वरना अ, वरना नहीं। अच्छा, अब डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेथडोलॉजीज, विच मीन्स के सॉफ्टवेयर बनाने की, लिखने की कई टेक्निक्स हैं, कई मेथडोलॉजीज हैं जो फॉलो होती हैं। पहला उसमें से हो गया वाटरफॉल, जो आपने डिटेल में किया है, बाकी डिटेल में कोई नहीं करता। दूसरा मॉडल कहलाता है इंक्रीमेंटल मॉडल, ये इसकी डेफिनेशन होगी, द डिजायर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम is constructed in increments, the first being a simplified version of the final product with limited functionality. वो कहते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल में हम इस तरह से काम करते हैं कि हमने जो फाइनली चीज डिलीवर करनी है, जो सॉफ्टवेयर बनाना है, हम उसका एक डमी मॉडल तैयार कर लेते हैं। डमी तो नहीं होता, मतलब एक्चुअली एक वर्किंग मॉडल तैयार कर लेते हैं जिस जो पूरा नहीं चल रहा होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसमें 10 मेन्यूज हैं तो उसमें से अभी सिर्फ एक आधा मेन्यू चल रहा होता है, लेकिन वो ऑप्शन सारी वहां पे मौजूद होती हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि एक तो डेवलपर को भी ये पूरी तरह से समझ आ जाता है कि वो बनाना क्या चाह रहा है, उसका एंड गेम है क्या, और कस्टमर को भी आप दिखा सकते हो कि भाई एंड पे इवेंचुअली आपका सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से लगेगा और कुछ इस तरह से इसमें चीज़ें होंगी। तो इंक्रीमेंटल मॉडल मीन्स कि तुम एक बेसिक सॉफ्टवेयर के मॉडल से स्टार्ट करते हो जिसमें कुछ चल नहीं रहा होता। इससे मुराद ये है कि तुम एक वेबसाइट की शक्ल तो बना लोगे, लेकिन उसमें बटन्स लगे होंगे जो चल नहीं रहे होंगे। फॉर एग्जांपल रजिस्टर का बटन है, पे टैक्स का बटन है, लेकिन जब वो क्लिक करेगा उसके ऊपर तो कुछ होएगा नहीं, चल नहीं रहे होंगे। तो तुम एक खाका सा बना लेते हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चीज़ें तुम ऐड करी जाते हो। ये इंक्रीमेंटल मॉडल है। इसका बेतहाशा फ़ायदा ये है कि कस्टमर को आप किसी भी स्टेज पे दिखा सकते हो और उसको समझ आ जाएगी ये क्या बन रहा है। और डेवलपर के लिए फ़ायदा ये है कि उस डेवलपर को पहले दिन पे ये क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि एक्चुअली वो बनाना क्या चाह रहा है, वो एंड तक कहाँ तक पहुँचना चाह रहा है। अच्छा, इससे बिल्कुल मिलता-जुलता मॉडल है इटरेटिव मॉडल, सॉरी नहीं, वाटरफॉल मॉडल से मिलता-जुलता मॉडल है इटरेटिव मॉडल। तो कैसे करें? मैंने बंद कर दिया है। इटरेटिव मॉडल में बेसिकली ये होएगा कि इटरेटिव मॉडल में बेसिकली ये होएगा कि होएगा तो वाटरफॉल ही, लेकिन हर फेज पे आप आइटरेशंस कर सकते हो। यानी डिजाइन फेज आपने एक दफा तैयार किया, फिर आप उसको आइटरेट, यानी यहाँ पे एक बेसिकली वो गोल दायरा बना हुआ होना चाहिए कि आप इस फेज के अंदर बार बार घूम रहे हो।
आइट्रेशंस कर रहे हो, आइट्रेशन से निकला ना लफ्ज, तो डिज़ाइन फेज को आप बार बार आइट्रेट कर रहे हो, उसको बेहतर कर रहे हो, उसको आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन करते जा रहे हो, ये आइट्रेटिव मॉडल होएगा। आरयूपी पता नहीं क्या होता है। अच्छा, आइट्रेटिव की एक टेक्निक है आरयूपी, उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। अच्छा, प्रोटोटाइपिंग बहुत ज़्यादा यूज हो रही है इंडस्ट्री में इस वक्त, प्रोटोटाइपिंग का मॉडल। और प्रोटोटाइपिंग का मॉडल ये है कि तुम जल्दी से जल्दी एक प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हो, यानी जो फाइनल सॉफ्टवेयर आप बनाना चाह रहे हो उसकी एक प्रोटोटाइप तैयार करते हो। प्रोटोटाइप क्या होता है? एक वर्किंग मॉडल होता है। यानी वही बिल्डिंग की तरफ मैं वापस जाता हूँ, तो अगर तुमने एक बिल्डिंग बना रहे हो तो आर्किटेक्ट तो कागज पे नक्शा बनाएगा ना, ठेकेदार एक्चुअली वो बिल्डिंग बनाएगा। इस दरमियान में कभी देखा है तो टीवी पे खास तौर पे इश्तिहारों में दिखाते हैं कि एक मॉडल पड़ा हुआ होता है बिल्डिंग का, या एक हाउसिंग सोसाइटी का पूरा एक मॉडल, 3D मॉडल पड़ा होता है कि भाई ये देखो, ये दरवाजा होएगा, ये इतनी हाइट की बिल्डिंग होएगी, वो एक अच्छा सा खूबसूरत सा मॉडल सा पड़ा होता है। दैट इज प्रोटोटाइप, दैट इज व्हाट अ प्रोटोटाइप इज। और फिर उस प्रोटोटाइप को आप आहिस्ता 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 बढ़ाते हो सो दैट इट गेट्स टू द इवेंचुअल सॉफ्टवेयर। अब उसमें बिल्डिंग में तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो एक मॉडल टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको तो बढ़ा के तुम वो नहीं बना सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर में ये होता है। मतलब तुमने एक वेबसाइट की या एक वेब एप्लीकेशन की तुमने एक प्रोटोटाइप डेवलप कर ली, और अब तुम उसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर करके फाइनल सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हो। यार ये बहुत मिलता जुलता है उससे जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। कौन सा मॉडल था? इंक्रीमेंटल मॉडल। इससे बहुत मिलता जुलता है। लेकिन बाद प्रोटोटाइप लफ्ज का मतलब ये होता है कि एक डमी, एक वर्किंग मॉडल तुम एक प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है। अब इसके अंदर दो तीन किस्में हैं इसकी। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, थ्रोवे प्रोटोटाइपिंग है। अ, ये यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा इसके डिफरेंसेस निकालने के लिए। तो इंक्रीमेंटल, ये मैंने कहा ना कि इंक्रीमेंटल मॉडल की तरह है बिल्कुल। तो इन द इंक्रीमेंटल मॉडल दीज प्रोटोटाइप्स इवॉल्व इनटू द कंप्लीट फाइनल सिस्टम, अ प्रोसेस नोन एज एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। देखो, ये बिल्कुल इंक्रीमेंटल मॉडल से मिलता जुलता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इनफैक्ट इंक्रीमेंटल मॉडल पे अगर तुम काम करो तो उसको एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग कह सकते हैं। In a more iterative situation, the prototypes can be discarded in favor of fresh implementation of the final design. This approach is known as throwaway prototyping. Throwaway prototyping में सिर्फ खास बात यह है कि डेवलपर ने एक प्रोटोटाइप बनाई, उसको डिस्कस किया कस्टमर के साथ, अपने मैनेजर के साथ, और वो पसंद नहीं आई तो उस, हाँ, मतलब पसंद नहीं आई का मतलब है कि हमने उसमें बहुत सारी चेंजेस करनी है, हमें वो एग्जैक्टली ऐसे ही अच्छी नहीं लगी, तो उस प्रोटोटाइप को हम बाहर फेंक देंगे और नई प्रोटोटाइप उठा लेंगे। ये थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग है कि आपको जब कोई प्रोटोटाइप सही ना लगे तो बजाय इसके कि आप उसको ठीक करने की कोशिश करो, उसकी आइट्रेशंस करो, आ, आप उसको फारिग करके एक नई प्रोटोटाइप डेवलप कर लेते हो। और मेरे ख्याल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है। और ये वही है जो मतलब समझ आती है कि हम आ, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, कस्टमर के सामने रख करते हैं, और कस्टमर को एक आइडिया मिलता है कि अच्छा यार मेरी सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरीके से बनेगी, इस तरीके की होएगी, है ना। तो प्रोटोटाइपिंग और इंक्रीमेंटल अप्रोचेस बहुत मिलती जुलती हैं, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, और उसके अंदर वो दो तीन कैटेगरीज आ गई। तो मेथड्स तो बस यही हैं। ओपन सोर्स डेवलपमेंट समझते हैं आप? तो ओपन सोर्स डेवलपमेंट ये होती है कि जो कोड आप लिख रहे हैं वो आप नेट पे चढ़ा देते हैं, गिट गिट पे चढ़ाते हैं, ठीक है। अगर गिट कभी यूज नहीं की तो करो बेसिकली। अगर अभी तो बहुत जल्दी है, लेकिन बहरहाल अगर आपने गिट कभी यूज नहीं की तो ये मतलब गिट हब, तो अगेन इस वक्त किस तरह बताया जाए, ओपन सोर्स डेवलपमेंट ये होती है कि बजाय इसके कि आप अपना कोड छुपा छुपा के रखो, ताला लगा के रखो, उस पर पासवर्ड लगा के रखो,
आप अपना कोड चढ़ा देते हो, नेट पे चढ़ा देते हो, इधर गिट गिट पे चढ़ा देते हो, ओपन सारी दुनिया के लिए। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों डेवलपर्स बैठे हैं जो उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं, उसको आ, मतलब इनहेंस कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि सिर्फ एक बंदा बैठ के मेहनत करे, गिट पे सारी दुनिया के लिए खुला हुआ है, जो मर्जी उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करे। इसका क्लासिक एग्जांपल लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम था, मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, जिसपे तकरीबन कहा जाता है कि दुनिया के 75% सर्वर्स इस वक्त लिनक्स पे चल रहे हैं। आज आज की दुनिया में तकरीबन 75% सर्वर्स लिनक्स पे चल रहे हैं। क्लाइंट्स जो होते हैं वो विंडोज पे चलते हैं ज़्यादातर, और सर्वर्स जो हैं वो ज़्यादातर लिनक्स पे चलते हैं। यानी जो इंटरनेट का पूरा बैकएंड है वो लिनक्स बेस्ड है सारा। तो लिनक्स ओपन सोर्स थी। तो लिनक्स एक स्वीडन में 5वें सेमेस्टर का एक स्टूडेंट था, ये लिनस ट्रोवाल्डस, ये BScs का स्टूडेंट था 5वें या 6ठे सेमेस्टर का, और इसने एज एन असाइनमेंट इसको लिखा था लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब जाहिर बात है वो कितना इसने लिख लिया होगा एज एन असाइनमेंट, थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा था, उसको इसने ओपन सोर्स किया, नेट पे सर्च किया, वो मतलब शेयर किया। तो दुनिया के प्रोग्रामर्स ने उसमें कंट्रीब्यूट किया और वो आज मतलब एक बला चीज बन चुका है लिनक्स। तो दिस इज ओपन सोर्स डेवलपमेंट के इसका कॉन्सेप्ट ही कुछ और है कि आप ओपन अपना कोड दुनिया में फेंकते हो। फिर कुछ और मेथोडोलॉजीज हैं, एजाइल तो बिल्कुल ही नहीं आपको करवाई भी, लेकिन आगे जाके करोगे। अब जब दिमाग में दोहराओ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज थी क्या क्या। वाटरफॉल सबसे सिंपलेस्ट, एक काम खत्म करोगे फिर अगला आएगा। इंक्रीमेंटल, जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर बिल्ड करते जाते हैं। यानी इसमें ऐसे नहीं होता कि पहले हम एक फेज खत्म होने का इंतजार करेंगे फिर दूसरा आएगा, नहीं ऐसे नहीं है। इसमें हम पूरी सॉफ्टवेयर आहिस्ता 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 बिल्ड करते जाएंगे, ये इंक्रीमेंटल है। आइटरेटिव में ये है कि है तो वाटरफॉल ही, लेकिन उसमें हर फेज में आप आइटरेशंस कर सकते हो, रेपिटेशंस कर सकते हो, ठीक है। फिर प्रोटोटाइपिंग विच इज यूज्ड अ लॉट, जिसमें तुम एक वर्किंग मॉडल बनाते हो सॉफ्टवेयर का और उस पर आहिस्ता आहिस्ता फिर काम करते हो। ओपन सोर्स मीन्स कि तुम अपना कोड ही तुमने ओपन सोर्स कर दिया है। एजाइल आप पढ़ोगे आगे जाके, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, ये अभी आया है पिछले 5-10 सालों में, लेकिन ये है बहरहाल, ये इस्तेमाल हो रहा है। मतलब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ये है, कही कही जाती है कि आप 10 डेवलपर्स को एक कमरे में बंद कर देते हो एक हफ्ते के लिए, ये उसको वॉर रूम कहते हैं, ठीक है। तो उनको बस मतलब खाना दे देते हो, पानी दे देते हो, टीवी लगा देते हो, बस दैट्स इट। वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, उन्होंने उधर ही सोना है, उधर ही खाना है, उधर ही काम करना है। तो वो 10 कॉन्सेप्ट ये है कि वो 10 दिन में इतना काम कर चुके होते हैं जो महीने में नहीं हुआ होता। तो ये कंपनीज में यूज हो रहा है, इसको वॉर रूम्स बनते हैं। और वो वॉर रूम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। और मेरा ख्याल है बस रुक जाओ यहाँ पे। हाँ डेफिनेटली रुक जाओ यहाँ पे, ये अब अगला टॉपिक शुरू हो जाता है। तो ये भी उससे मिलता जुलता ही है, मतलब ये वाला भी वही है। तो 134 पर रुक रहा हूँ, यहाँ से कल चलूंगा। इंतहाई थियोरेटिकल क्लास थी आज की, और डेफिनेशन इसमें से आपको चाहिए होती है, ठीक है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई तो आपने MCQs करने होते हैं, जिसमें फिर आपको डेफिनेशंस एग्जैक्टली चाहिए होती हैं, वरना आप कर नहीं सकते वो, मतलब कुछ